अब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, मैंने अपने कर्व फिंगर को रखा ए से बी के तक, तो डायरेक्शन कहां क्रॉस की ऊपर, ए से बी डायरेक्शन ऊपर, ए से बी डायरेक्शन ऊपर, तो ऊपर मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर हुआ। अभी डायरेक्शन वेक्टर तो इसका यूनिट वेक्टर है, यार ये डायरेक्शन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर बात तो एक ही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा हमेशा इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास एकेडमी। तो कैसे हो सब? बढ़िया? तैयार हो पढ़ने के लिए? आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का वेक्टर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 देखोगे तभी पार्ट 2 समझ में आएगा, है ना। तो पार्ट 2 समझने के लिए पार्ट 1 पहले देख लो जाकर के, 1.5 की स्पीड पे देख लेना अगर ज्यादा लंबी वीडियो लगे। लेकिन ये बात है कि वो वीडियो देखोगे, नोट्स बनाओगे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया एकदम, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ही। देखो यार, वेक्टर तो मैंने बताया हुआ था, फिजिक्स में वेक्टर का तो बहुत बड़ा रोल है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था? हमने देखा था वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, है ना। हमने पिछली वीडियो की अगर हम बात करें तो हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर, पिछली वीडियो चल रही है ना, पिछले एपिसोड टाइप्स ऑफ वेक्टर ये पढ़ा था हमने। टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते थे? देयर आर 8 टाइप ऑफ वेक्टर आई थिंक, जिसमें हमने कहा था इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। ये सारे वेक्टर्स होते थे, वेक्टर के टाइप है ये, है ना। लिखा था सबने, अच्छी बात है। इसके बाद हमने देखा कि वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ऐड द वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्ट देम। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए देयर वर 3 लॉज, 3 लॉज थे। नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से हम क्या कर सकते थे? हमें पता है कि मान लो दो वेक्टर इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बीच में आता है वेक्टर आर। और फॉर्मूला क्या हुआ करता था? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला हुआ करता था, है ना। और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी थी, मान लो अल्फा इसके रेस्पेक्ट में, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाता था हमारे पास बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से हम क्या निकाल सकते थे? डायरेक्शन भी निकाल सकते थे। उसके बाद लॉ ऑफ ट्रायंगुलर देखा। लॉ ऑफ ट्रायंगुलर में क्या होता था कि अगर दो वेक्टर इस हिसाब से चल रहे हैं कि दोनों किसी ट्रायंगल के राइट को रिप्रेजेंट करे, किसी ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट करे, जैसे वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये दोनों चल रहे हैं, दोनों किसी ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो थर्ड वेक्टर होगा, पहले की टेल से दूसरे की हेड मिला दो, तो जो वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। और हम इसे लिख सकते थे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये था भाई, ये था लॉ ऑफ ट्रायंगल। ऐसे लॉ ऑफ पॉलीगन होता था। लॉ ऑफ पॉलीगन क्या कहलाता था कि जब वेक्टर 2 से ज्यादा हो और कहीं एक्ट कर रहे हो तो उन्हें कैसे ऐड करेंगे? तो जब वेक्टर 2 से ज्यादा हो, जैसे ये एक ये होगा, एक ये होगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या था डी। इस तरह से पॉलीगन के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पहले वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की हेड से मिला दें अगर हम, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगा। और वी कैन राइट इट एज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस तरह से हम आराम से लिख सकते हैं। ये तो बातें हमने करी थी पिछली वीडियो में। अच्छा, वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करने का क्या तरीका था? सब्ट्रैक्शन करने का तरीका होता था क्या कि जैसे रिजल्टेंट आर, इस वेक्टर का मुंह मतलब डायरेक्शन चेंज कर दो। तो जैसे वेक्टर ए था ये और यहाँ था वेक्टर बी, ये तो एडिशन वाला सिस्टम था थीटा पे, इसको चेंज करेंगे तो नीचे आ जाएगा माइनस वेक्टर बी और दोनों कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से रिजल्टेंट के में यहाँ माइनस आ जाता था बस। तो ये बातें तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी, एक दो न्यूमेरिकल भी शायद किए थे इससे रिलेटेड। आज हम बात क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं जो वेक्टर होते हैं। कल तक हमने वेक्टर को जोड़ना और घटाना सीख लिया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया था। आज की वीडियो में वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ना सीखेंगे, मतलब जो वेक्टर है वो रिजॉल्व किया जा सकता है, वेक्टर को 2 कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। मतलब अगर कोई वेक्टर किसी स्पेस में, मतलब 3D में कहीं लगा हुआ है, तो हम उसके कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, जिसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकालना, नोट्स बना लेना भाई अच्छे से। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हम सब जानते ही हैं, और इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो तुम्हें पता है स्किप कर नहीं सकते। तो बात क्या करेंगे आज हम? आज बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजोल्व करते हैं भाई, तेरे को वेक्टर को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं ये सीखना है, ठीक है ना। रिजोल्व मतलब तोड़ना। तो कैसे तोड़ेंगे?
देखो भाई, मान लो हमारे पास ये एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ, वाई एक्सिस हुआ, और यहां से वेक्टर ए लगा है, वेक्टर ए किसी एंगल थीटा पे लगा है। अब क्या है, वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है? नहीं। क्या है, वेक्टर वाई डायरेक्शन में है? नहीं। तो वेक्टर ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना वाई डायरेक्शन में है, लेकिन हमें इसे एक्स पे या वाई पे किसी पे तो लाना है। तो क्या किया जाए, अब इस सिचुएशन में हम इस वेक्टर के दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, हमेशा याद रखो कंपोनेंट तोड़ने का रूल, जहां पे थीटा आएगा वहां आएगा कॉस थीटा। तो मतलब नीचे इस वेक्टर ए के कंपोनेंट टूटेंगे, ए कॉस थीटा ऐसे, और यहां क्या आ जाएगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। अब तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर तो नीचे भी हो सकता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट ऐसे तोड़ने हैं जिससे कि दोनों वेक्टर के बीच में आए, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, इन दोनों के बीच में ये है नहीं है, ऐसे तोड़ने हैं। तो इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर मैं एक बात करूं तो एक्स डायरेक्शन को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई डायरेक्शन को हम जे कैप से डिनोट करते हैं, और जो जेड डायरेक्शन होती है, इस जेड डायरेक्शन को हम के कैप से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखो, ऐसा बोलते हैं क्या, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन वेक्टर कह सकते हैं, या वेक्टर इन स्पेस। अब देखो, ये एक्स एक्सिस पे हुआ तो हम लिख सकते हैं आई कैप, ये वाई एक्सिस पे हुआ क्या लिख सकते हैं, जी कैप। अगर मुझे वेक्टर ए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या, मोड ए इज इक्वल टू अंडर रूट लगाओ, यहां लिखो कोफिशिएंट ऑफ आई, इसका स्क्वायर, जहां भी आई है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, प्लस क्या लिखो, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, और अगर के भी है फ्यूचर में तो के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। तो कुल मिलाकर के ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो कोफिशिएंट ऑफ आई कितना है, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है, ए साइन थीटा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर बाहर ले ले तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बचेगा इंटू 1, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा, क्या आया ए, बात वही है, मैग्नीट्यूड तो ए आएगा ना क्योंकि वेक्टर ए था। तो कुल मिलाकर के हम ऐसे वेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। क्या दिक्कत किसी को, समझ में आया वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। अगर मैं यहां बात करूं, देखो क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, मान लो हम, है ना, तो याद रखो जो एक्स डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ एक्स, डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, आई कैप, डायरेक्शन ऑफ वाई क्या लिखते हैं, जे कैप, डायरेक्शन ऑफ जेड क्या लिखते हैं, के कैप। ये डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं एक टाइप के, क्या होते हैं, डायरेक्शन वेक्टर, जो स्पेस में होते हैं 3D में मतलब। चलिए पढ़ेंगे डिटेल में अभी आगे इसी लेक्चर में, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे सर, हमसे कंप्लीट करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया जाता है क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे सामने लिखा है। तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो यहां ये है वो, नीचे बना दो थोड़ा सा, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना बात। चलिए अब यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा है, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पर। एक फोर्स ऐसे लगा है यहाँ 7 न्यूटन का, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर लगा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक फोर्स यहाँ लगा है 10 न्यूटन का, कितने डिग्री पर लगा है, यहाँ से 45 डिग्री पर, ठीक है भाई। चलिए अब हमसे क्या पूछा गया, नेट वेक्टर बताना है या रिजल्टेंट वेक्टर बताना है इन तीनों का, इन तीनों का क्या बताना है,
रिजल्टेंट वेक्टर, ये पॉइंट ओ है मान लो, इस पॉइंट ओ पे लगे, तो क्या पूछा, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ अबव वेक्टर्स, रिजल्टेंट कह दो या मैग्नीट्यूड कह दो, ठीक है। तो यहाँ क्या है भाई, वेक्टर एंगल पे कार्यरत है, मतलब जो वेक्टर लगा है वो किसी एंगल पे लगा है। तो सबसे पहला काम वेक्टर को, जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पे लगे तो हमारा काम क्या है, उसे रिजोल्व करना। हम वेक्टर को क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। अब वेक्टर को रिजोल्व करना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वेक्टर कितने की बने हमें। तो देखो यहाँ देयर आर थ्री वेक्टर्स 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब ध्यान से देखो 5 न्यूटन कितने एंगल पे है, 5 न्यूटन है 30 डिग्री पे, 7 न्यूटन है 60 डिग्री पे, 10 न्यूटन है 45 डिग्री पे। अब इन्हें रिजोल्व करो, क्या करो, रिजोल्व करो। रिजोल्व करने का सिंपल तरीका हम सब जानते हैं, क्या होता है रिजोल्व करने का सिंपल तरीका, देखो रिजोल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, पहले 5 को पकड़ के चलते हैं, 5 को पकड़ के चलते हैं, यहां लिखा मैंने पॉइंट ओ। याद रखो जो भी कंपोनेंट, जिस भी वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट जो टूटेंगे वो एक्स और वाई एक्सिस पे ही आएंगे। जैसे इस वेक्टर ए के हमने कंपोनेंट तोड़े तो एक्स पे आया और वाई पे आया, हमेशा चाहे कितने भी एंगल पे लगा हो वो एक्स और वाई एक्सिस पे ही आएगा, किसी और एक्सिस पे नहीं आएगा अगर 2D में दिया है तो यहाँ 5 न्यूटन है तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 का एक कंपोनेंट 5 cos 30, ठीक है ना। और ऐसे ही इस पे क्या आ जाएगा 5 sin 30, ठीक। अब इसका काम खत्म, इसे हटा दो क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट तोड़ लिए, तो इसे हटा दिया हमने, गया नहीं गया, क्योंकि खुद क्या बना, खुद गायब हुआ। यहाँ 5 cos थीटा 5 sin थीटा छोड़ गया। अब तोड़ो 7 को, तो 7 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 cos 60, यहाँ पे क्योंकि थीटा नीचे है एक्स एक्सिस से बना रहा। और ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा 7 sin 60, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म, इसे हटा दो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अब ऐसे ही 10 बचा, 10 कितने में 45 पे, तो यहाँ तोड़ो 10 cos 45 डिग्री, है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा 10 sin 45 डिग्री, लो भैया ये गायब। तो क्या मिल गए वेक्टर, क्या वेक्टर को हमने रिजोल्व कर लिया। अब तरीका देखो क्या, अब देखो ध्यान से, जितने वेक्टर एक्स एक्सिस पे लगे हैं उन्हें एक तरफ लिखो, जितने वेक्टर वाई एक्सिस पे लगे हैं उन्हें एक तरफ लिखो। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर्स ऑन वेक्टर्स एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कितने लगे हैं देखो, ये और ये, तो क्या लिखेंगे आर एक्स, लिख लो कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्या हो, या ए लिखो, चलो ए एक्स एक्सिस पे कितने लगे हैं, ये 5 cos 30 आई कैप प्लस 7 cos 60 आई कैप, अब ये पीछे लगा है माइनस 10 cos 45 आई कैप। ऐसे ही होता है क्या, क्या ऐसे ही होता है, ठीक। तुम आई कैप चाहे मत लगाओ, यहाँ मर्जी है, आंसर सेम ही आना है, तुम आई कैप हटा दो वरना तुम कंफ्यूज रहोगे हर बार, वो समझाने के लिए होता है। जहां ही कैप की जरूरत होगी वो बता दूंगा मैं आराम से, टेंशन नहीं लेने का, मैं बता दूंगा जहां होगी जरूरत, ठीक है ना। तो वेक्टर ए एक्स आई कैप को क्या लिखा जा सकता है, लिखो भाई, ये क्या हो जाएगा भैया हमारे पास 5 cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 प्लस 7 इसकी वैल्यू 1/2 माइनस 10/√2, वैल्यूज लिख ली हमने यहाँ पे। क्या एल्सियम ले सकते हैं 2√2 एल्सियम ले लिया, क्या आएगा 5√6, अरे √2 3 6 प्लस यहाँ जाएगा 7√2 और माइनस यहाँ बचेगा क्या 20, लो भैया। तो ये आया हमारे पास ए एक्स, वैक्टर कौन सा आया है ए एक्स, एक्स एक्सिस पे वैक्टर, इसे सॉल्व नहीं कर सकते हम, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। अब बात किसी पे करते हैं, वाई एक्सिस पे, वेक्टर्स एट वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे जब तुम वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो सारे ऊपर है, मतलब सारे पॉजिटिव हैं, तो क्या लिख सकते हैं ए वाई वेक्टर। तो क्या हो जाएगा 10 sin 45 प्लस 7 sin 60 प्लस 5 sin 30, क्या आया 10/√2 प्लस 7√3/2 प्लस 5/2, क्या कर सकते हैं 2√2 एल्सियम ले सकते हैं, यहाँ कितना बचेगा 20, यहाँ कितना बचेगा 7√6, यहाँ कितना बचेगा 5√2, सब जानते हैं इतनी कैलकुलेशन, तो आई थिंक आराम से एल्सियम लेकर के काट दिया हमने। क्या ए एक्स और ए वाई दोनों आ चुके, क्या ए एक्स और ए वाई दोनों आ चुके, यहाँ पे एक्स एक्सिस का क्या बना ए एक्स, वाई एक्सिस वालों का क्या बना ए वाई, तो नया फिगर बना लो, ये पॉइंट ओ था देखो, यही
यहाँ पे क्या लग रहा है एक्स, ए एक्स, क्योंकि इन सबका कॉम्बिनेशन ए एक्स बना दिया हमने। ऐसे ऊपर क्या लगेगा ए वाई, इन सबका कॉम्बिनेशन क्या बना दिया हमने ए वाई। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, बीच में निकलेगा आर वेक्टर, बस यही तो चाहिए था। तो आर वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 ax ay cos थीटा लिया जाता, और थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं 90, तो cos 90 जीरो होता है, तो वो टर्म सारी की सारी जीरो हो जाती है, जो बचती वो ये है, तो वो लिख दी। अब ये ए एक्स ए वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना। मैं कर नहीं रहा वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि अपने पास से लिया था, सीधी सी बात है। तो वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे ए एक्स और ए वाई की, तो हमें क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा, बस यही तो चाहिए। तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए खैर, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए भाई, अब बात क्या करते हैं, वेक्टर इन स्पेस। स्पेस में वेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो स्पेस का मतलब होता है वेक्टर तीनों डायरेक्शन में है, तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक बात याद रखो, मान लो हमारे पास क्या है, ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हुआ जेड एक्सिस, है ना। अब कोई पॉइंट यहाँ पे है, 3D में है, ध्यान रखना, क्योंकि जेड एक्सिस तो ऐसे होता है जैसे मार्कर, ये मार्कर जेड एक्सिस है, तो पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ का मतलब एक्स पे भी है, वाई पे भी और जेड पे भी है, तीनों पे है। अब ये वेक्टर आर है, ये पोजीशन वेक्टर, एक्स पे क्या होता है आई कैप, वाई पे क्या होता है जी कैप, जेड पे क्या होता है के कैप, ये पॉइंट क्या होगा ओ। अब इसे हम इसे मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर आर पोजीशन मिल जाएगी पी पे, है ना। वेक्टर आर क्या मिली, पोजीशन वेक्टर। अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है, क्या बताया था मैंने, यहाँ ये हेडिंग थी वेक्टर्स इन स्पेस, वेक्टर्स इन स्पेस, स्पेस का मतलब 3D में भाई, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं इस आर को, तो देखो आर को लिखा जा सकता है, वेक्टर आर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मतलब किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट की जब पोजीशन शो कर रहा हो वो तीनों एक्सिस पे हो, तीनों मतलब एक्स पे भी वाई पे भी जेड पे भी। अगर खाली एक्स और वाई पे होता तो जेड की टर्म आती ही नहीं। हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, मान लो इसका क्या लिखना हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो जाता है अंडर रूट आई का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, जे का वाई स्क्वायर, इसका जेड स्क्वायर। क्या दिक्कत है किसी को, ये आराम से कर सकते हैं। मान लो हमें लिखना है इसका डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर हम जानते हैं क्या, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर कैप अपॉन मॉड आर। तो आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं करा दीजिए मैंने, यहाँ आ जाएगा आर कैप वेक्टर आर अपॉन मोड आर, ये आ जाएगा। वेक्टर आर की वैल्यू ऊपर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और किसकी वैल्यू, मोड आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड मतलब मैग्नीट्यूड ये तो है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। लो भैया, अरे सही है ना, आसान है यार, क्या दिक्कत है इसमें। वेक्टर्स इन स्पेस आराम से रिजोल्व कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई भी तो दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा कुछ, एक भी चीज नहीं रहेगी वापस कि भाई यहाँ हमारी समझ में ये चीज नहीं आई। तो ये वेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन उन्हें डिनोट कैसे किया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर्स, ठीक है ना। अब देखो बात यहाँ मेन, ये तो डायरेक्शन वेक्टर की बात हो गई, हमने वेक्टर को रिजोल्व करना भी सीख लिया कि वेक्टर को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं आराम से। यहाँ जो बात आती है, बात आती है कि वेक्टर की प्रोडक्ट, हमने वेक्टर का एडिशन करना सीखा, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना सीखा, अब वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन करना सीखेंगे। और वेक्टर को मल्टीप्लाई इतनी आसान नहीं होती, कभी सोच रहे हो कि जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया या ऐड कर दिया, ऐसे वेक्टर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वेक्टर की मल्टीप्लाई भाई साहब दो टाइप की होती है, नंबर फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, और नंबर टू स्केलर प्रोडक्ट। नंबर फर्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट, नंबर टू स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच प्रोडक्ट हो रही हो। स्केलर प्रोडक्ट मतलब जब दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच स्केलर प्रोडक्ट हो रही हो। समझ रहे हो ना बात, स्केलर मतलब उनका रिजल्टेंट स्केलर आना चाहिए, और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए, ये है भाई प्रोडक्ट। तो यहां अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, चलो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से करते हैं ना,
चलिए, तो किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को प्रोडक्ट करने के दो तरीके, मतलब प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं वेक्टर के, है ना? क्या? देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नंबर फर्स्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, और लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और नंबर टू होती है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलरली प्रोडक्ट किया जाता है तो वो होती है स्केलर प्रोडक्ट, और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टरली प्रोडक्ट किया जाता है तो वो कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट। समझ गए बात? तो देखो, बात करते हैं हम किसके? सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? देखो भैया, सबसे पहली बात, मान लो लिखा है हमारे पास दो क्वांटिटी, लेट देयर आर टू वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि ये दोनों वेक्टर के बीच में जो प्रोडक्ट होगी वो डॉट होगी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसे लिखा जा सकता है ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड। बी क्या है? मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। जैसे मान लो ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? थीटा। तो ए डॉट बी की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? ए बी कॉस थीटा। समझ गए बात? तो ये हम क्या कर सकते हैं आराम से। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन कैसे लिखा जाता है? W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ये वर्क डन किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है किसका? वेक्टर प्रोडक्ट का। किसका एग्जाम्पल? वो वेक्टर कह रहा, ये किसका एग्जाम्पल है? स्केलर प्रोडक्ट का। तो अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो स्केलर प्रोडक्ट करके निकाली जा सकती है। अब स्केलरली प्रोडक्ट करेंगे कैसे वेक्टर्स को, तो इसे क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। फॉर्मूला याद आया? फॉर्मूला याद रहेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं तो देखो, क्या करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हमारे पास लेट, अब एक बात और, प्रोडक्ट्स इन आई जे एंड के कैप वेक्टर्स, इनमें कैसे प्रोडक्ट होगी वो देख लो बस यहां। तो देखो भैया कैसे प्रोडक्ट करते हैं। मान लो लिखा है आई डॉट आई, तो इसकी वैल्यू होगी 1। आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी? 1। लिखा है जे डॉट जे, इसकी वैल्यू भी 1। लिखा है के डॉट के, इसकी वैल्यू भी 1। समझ गए? मतलब मान लो लिखा है आई जे के, तो कैसे चलती है साइकिल? ऐसे यहां, फिर ऐसे यहां, फिर ऐसे यहां। तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, डायरेक्शन पॉजिटिव है ना ये, है ना? तो ये लिख दिया। लेकिन इफ, बट, अगर लिखा है आई डॉट जे, इसकी वैल्यू 0। जे डॉट के, इसकी वैल्यू 0। के डॉट आई, इसकी वैल्यू 0। तो ये हमारे पास 3D वेक्टर्स की प्रोडक्ट है। ये तो दो वेक्टर्स के सिंपल प्रोडक्ट है जो कि डॉट प्रोडक्ट होगी, और ये आई कैप जे कैप के कैप की प्रोडक्ट है। याद रहेगी बात? कोई दिक्कत? अब न्यूमेरिकल के हेल्प से हम बहुत सारी चीजें समझने का प्रयास करते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा फाइंड स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स है ना? तो हमें स्केलर प्रोडक्ट बतानी है दो वेक्टर्स। तो वेक्टर ए गिवन है हमें 3i कैप 2j कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बतानी है हमें 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3
के कैप। तो ये भैया हमारे पास क्वेश्चन है, हम इनकी स्केलर प्रोडक्ट बतानी है तो आराम से बता सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू रखो भैया, यहाँ क्या है वेक्टर ए की वैल्यू 3 आई कैप प्लस वो -2 जे कैप प्लस के कैप डॉट, अगली क्या है, अगली है 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, याद रखो स्केलर प्रोडक्ट जो करते हैं वो बड़ी सिंपल है, क्या, आई वालों की आई वालों से, जे वालों की जे वालों से, के वालों की के वालों से। तो कर दो भाई, आई वालों की आई वालों से 3 4 12 आई डॉट आई की आई से भी तो होगी ना। अब एक हमारे टू जे वालों की जे वालों से जे 2 1 सा 2 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 जे डॉट जे। अब के वालों की के वालों से प्लस 3 के डॉट के। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या होता है 1 1 1। तो लिखा 12 प्लस 2 प्लस 3, क्या है आंसर 117 यूनिट। ये है भैया प्रोडक्ट। अब एक बात तुम्हें समझ में आ गई, आई वालों के आई वालों से, जे वालों के जे वालों से, के वालों की के वालों से जब करेंगे तो ना तो आई लिखेंगे, ना के लिखेंगे, ना जे लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि तुम्हें पता उनकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जानी है, 1 ही हो जानी है बाद में। तो समझ में आया, कोई दिक्कत। मान लो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा जाए, यहीं पे बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड एंगल बिटवीन अबाउट टू वेक्टर। जो ऊपर का क्वेश्चन है उसके दोनों वेक्टर्स के बीच हमें क्या बताना है, एंगल। एंगल मतलब cos थीटा बताना है, ये है ना एंगल cos थीटा, ये बताना है। हम जानते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या फॉर्मूला है, ए बी cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी निकाला 17, तो 17 अपॉन ए क्या है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर का, देखो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैं यहां निकालू ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का क्या होगा अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट 3 का 9 प्लस आना है, माइनस आता है नहीं, जे का 4 प्लस 1 कितना होगा 14। बी का निकालो मैग्नीट्यूड, अंडर रूट क्या आ जाएगा 14 का 6, 4 का 6 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 कितना है रूट 26। सही है ना, तो रख दो वैल्यू, तो अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 16, ऐसा हम एंगल निकाल सकते हैं कॉस थीटा दोनों के बीच का। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत है कोई, अरे है क्या, नहीं है ना, बस और क्या है, मजे में पढ़ते रहो, मजे में, एकदम मजे में पढ़ोगे सारी चीजें समझ आएगी। ध्यान रख, ये मत सोचो क्वेश्चन कम हो रहे हैं, क्वेश्चन कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। अब एक बात याद रखो, क्वेश्चन की वीडियो तो अलग से बना लूंगा चाहे, या तो इसी में आ जाएंगे आगे, अगर वीडियो लंबी हो गई तो समझ जाओ क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, या फिर अलग से एक पार्ट हो रहेगा पार्ट नंबर 3 और प्योरली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द वेक्टर्स। वेक्टर से रिगार्डिंग सारे न्यूमेरिकल्स ही रहेंगे उसके अंदर, अलग अलग प्रकार के, आईआईटी जेई लेवल तक के, ठीक है ना, कोई दिक्कत, डाउट क्लियर है, बढ़िया। चलिए खैर, ये प्रोडक्ट हमने सीखी, और इस प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि किसी भी वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट भी की जा सकती है, और स्केलर प्रोडक्ट करके क्या पता लगाया जा सकता है कि उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आएगा, जैसे हम नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 3 15, ऐसे इन्हें हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। सर कुछ लग रहा है मुझे आपकी बातों से, आपकी बातों से लग रहा है कि सर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट खतरनाक होगी। अरे बेटा देखते जाओ, वेक्टर प्रोडक्ट तो ऐसी है कि उसके नाम में सब चीज लिखी है, वेक्टर डायरेक्शन, वो तुम्हें असली डायरेक्शन देगी कि क्या होता है वेक्टर, ठीक है ना। तो हर चीज तो इतनी इजी होती नहीं, लेकिन समझोगे तो हर एक चीज इजी है, वेक्टर तो कुछ भी नहीं है, फिजिक्स में तो सारी चीजें इजी है अगर समझ से करते हो काम तो। खैर बात किसकी करेंगे, बात करते हैं हम किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट की बात अगर हम करें तो मैंने बताया दो वेक्टर क्वांटिटीज की जो प्रोडक्ट है, अगर हम वेक्टरली प्रोडक्ट करें या क्रॉस के हिसाब से प्रोडक्ट करें तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाती है। सर क्या कह रहे हो, समझाओ जरा, अभी समझाते हैं। मान लो हमारे पास दो वेक्टर, लेट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अरे ये तो बहुत आसान है सर, उसमें कॉस था इसमें साइन है, बस इतना ही तो करना है। बिल्कुल बात सही है। मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बस अब यहां देखो ये कैसी प्रोडक्ट है वेक्टर, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है डायरेक्शन। स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं थी ना, क्योंकि स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था, वो हमने निकाल लिया ए बी कॉस थीटा करके। अब ये तो वेक्टर है और वेक्टर में तो डायरेक्शन भी चाहिए ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी तो होगी ना कुछ होगी नहीं होगी। अब वो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा सर बड़े आसानी से, डायरेक्शन बताओ इसकी प्रोडक्ट की। तो देखो डायरेक्शन निकालने का सिंपल तरीका याद रखो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अपनी कर्ल फिंगर्स को ए से बी की तरफ को रखो, अपने राइट हैंड को ऐसे रखो और अपने कर्ल फिंगर, ये कर्ल फिंगर जो है इन्हें ए से बी की तरफ को रखो, जो थंब होगा वो डायरेक्शन दिखाएगा वेक्टर प्रोडक्ट की। तो ए कहां है ये रहा, बी कहां है ये रहा, कर्ल फिंगर को ए से बी घुमाओ ऐसे, तो अंगूठा कहां रहा बाहर, तो मतलब इसकी जो प्रोडक्ट है इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां की तरफ को है बाहर की तरफ को, आउटसाइड। आउटसाइड क्या है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। और समझो एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखो, मान लो ऐसे है ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और एंगल क्या हुआ थीटा। अब ये ऐसे है, मतलब दोनों वेक्टर ऐसे रखे हैं, ऐसे देखो ये जैसे मैं कह दूं ये है भाई, मान लो प्लेन है, ये रहा भाई क्या आया, मान लो प्लेन है ना, एक वेक्टर ऐसे रखा है ये रखा, एक वेक्टर ऐसे रखा है ये रखा, है ना, ये रखे दोनों वेक्टर्स, ये रखे दोनों वेक्टर्स। अब ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मैंने अपने कर्ल फिंगर को रखा ए से बी के तक को, तो डायरेक्शन कहां क्रॉस की ऊपर, ए से बी डायरेक्शन ऊपर, ए से बी डायरेक्शन ऊपर, तो ऊपर मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर हुआ। अब ये डायरेक्शन वेक्टर हो तो इसका यूनिट वेक्टर है, यार ये डायरेक्शन वेक्टर है यूनिट वेक्टर बात तो एक ही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा हमेशा, हमेशा इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, इन दोनों का प्लेन क्या है ये इसके हमेशा परपेंडिकुलर, होगा नहीं होगा, ठीक है भाई सही बात है। तो मतलब ये था भाई वो वेक्टर, तो जैसे मैं इसे लिखूँ ऐसे लिखूँ, देखो ये ऐसे, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए और ये थीटा, तो इन दोनों का वेक्टर कहाँ जाएगा, ये ऐसे रखा है भैया ऐसे, तो वेक्टर ऐसे अंदर को रखा जाएगा ना, तो ऊपर को आ गए इनके क्या ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हम इसके साथ क्या मिलते रहे एन कैप यूनिट वेक्टर, क्यों क्योंकि डायरेक्शन है ना इसकी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा यूनिट वेक्टर एन कैप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आराम से, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो यहां से हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है, वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट with the help of Maxwell's right hand thumb rule, लो भैया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से थंब डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ से ये तो मैं ये 10th क्लास में पढ़ा था, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा था भाई सही, तो ठीक है भाई ये तो बात सही है हमारे सारे के सारे समझ में। अब क्या, अब करते हैं वही आई कैप जे कैप और के कैप की प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के, लो भैया ये है, तो कैसे करेंगे, याद रखो हमेशा ये आई ये जे ये के, अगर ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब अगर करते हैं वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे तो मिलेगा हमें के, उसमें कुछ उल्टा था, उसमें क्या था जीरो आता था डॉट में, ये क्रॉस है तो इसका अपोजिट, ऐसे वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के
क्या मिलेगा, आई कैप। समझ लो ना बात सारी, ठीक है। और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई क्या मिलेगा, जे कैप। अगर हम इसे लिखे इफ, क्या इन्हें पलट दे, जे क्रॉस आई, तो क्या मिलेगा, माइनस के कैप। क्योंकि ऐसे चल रहे हैं साइक्लिक, आई के बाद जे के बाद के बाद आई, तो पॉजिटिव। अगर जब उल्टा चलेंगे तो निगेटिव, तो निगेटिव। या लिखेंगे के क्रॉस जे, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। या जे वो आई क्रॉस के, क्या हो जाएगा, माइनस के जे कैप। लो भैया, ये आया इसका प्रोडक्ट। लेकिन अब दूसरी चीज क्या, अगर हो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई को जीरो, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे भी है तो जीरो, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के क्रॉस भी है तो जीरो। ये सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करो, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, टॉर्क, वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर एफ क्रॉस वेक्टर आर। ये टॉर्क एक वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। टॉर्क किसका एग्जाम्पल है, वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ कोई दिक्कत है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अब वेक्टर प्रोडक्ट की कैसे जाती है, जैसे स्केलर करी थी, यहां वेक्टर में झोल है। वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन डू ए वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्या यहां तक समझ में है सब कुछ, अगर समझ में है तो नोट कर लो फटाफट से। चलिए भाई, बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की कर लेते हैं, इसके वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चन कैसे होना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में इटकोगे तुम। तो यहाँ पे हमसे देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन बड़े अजीब है इसके। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है हमसे, फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 के कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये है भाई क्वेश्चन हमारे पास, और इसकी क्या फाइंड करनी है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना स्केलर की तरह इजी नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जानते हो क्या, क्लास 12th के बच्चे, अब तुम क्लास 12th में सीखोगे डिटरमिनेंट। क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। हालांकि मैं यहां समझा देता हूं, खैर तुम्हें क्या पता होगा। देखो भाई क्या करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है तो तरीका क्या है, सबसे पहले ए क्रॉस बी इक्वल टू करो, यहाँ टेबल से बनाओ, एक कॉलम बना लो, ये बनाया। अब यहाँ लिखो आई, फिर लिखो जे, फिर लिखो के। क्या लिखा है यहाँ, आई जे के। अब देखो आई का कोफिशिएंट, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1। यहाँ आई का कोफिशिएंट 3, तो 3। यहाँ जे का कोफिशिएंट -1 -1। यहाँ जे का कोफिशिएंट -2 -2। यहाँ के का कोफिशिएंट 2 2। यहाँ के का 1 1। ये हो गया भाई। अब क्या करो, करने का तरीका क्या है, पहले लिखो आई कैप, पहली रो प्लस ब्रैकेट। अब इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, आई के सामने वाला छोड़ दो, आई के नीचे वाला छोड़ दो, बचे कितने, ये 4। अब इसकी इससे और इसकी इससे, या ऐसे करो, चलो भी मत करो, बचे ये 4, उन 4 के 4 को यहीं लिख दो। क्या लिखेंगे, -1 -2 2 1, ये बचा। अब ये प्लस लिया आई, जे लेंगे माइनस माइनस, ये तरीका होता है प्लस माइनस प्लस, जे माइनस, फिर लगाओ टेबल। अब जे के सामने वाला जे के नीचे वाला, तो ये छोड़ दो, क्या बचेगा, 1 3 2 1, फिर लगा दो प्लस के कैप। अब के कैप, के सामने वाला के नीचे वाला, तो क्या बचेगा, 1 -1 3 -2। लो भैया ये हुआ हमारे पास। अब क्या करते हैं, आई कैप, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, तो 1 1 जा 1, माइनस बीच मात्रा माइनस, 2 2 जा 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 माइनस जे कैप। अब 1 1 जा 1, -3 2 जा 6 प्लस के कैप, क्या हो जाएगा, 1 2 जा -2, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 3। तो क्या आया भैया यहाँ पे, 3 आई कैप, 4 में से बन गया 3, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस 6 में से बन गया 5 जे कैप और प्लस के कैप।
ये आया हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लो भैया ऐसे करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। नहीं समझ में आई तो वीडियो रिवर्स करके देखो दोबारा से, समझ में आ जाएगा, आसान है, भारी नहीं है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आया, मान लो इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हम जानते हैं। मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, अंडर रूट आई का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 1, मतलब अंडर रूट 35। ये आंसर आ चुका हमारे पास। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वेक्टर प्रोडक्ट में? आराम से कर सकते हैं, जरा सा भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब ये तो सब अच्छी बातें हैं, वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, आ जाएगा समझ में। मान लो एंगल पूछने लगे कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ जो कि साइन थीटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए का मॉड निकालना पड़ेगा बी का, मतलब मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया तुमने, है ना। क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो हम जानते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, ठीक है ना। इसका भी मोड लिखना पड़ेगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का मोड तुमने निकाला ही अंडर रूट 35, अंडर रूट 35 अपॉन ए कहाँ है, ये रहा, ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर माइनस का प्लस के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, ये तो एक ही बात थी। अंडर रूट बी की बात, आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट प्लस 2 का स्क्वायर और इसका 1 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, अंडर रूट 35 अपॉन 1 और 1 2 और 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा ये, अंडर रूट 9 और 4 13 13 14। तो ये आंसर इसका साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यार कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वेक्टर का पूरा कंप्लीट सार था जो मैंने बताया इन 2 लेक्चर्स में। इन 2 लेक्चर्स में पूरा लेक्चर पूरा वेक्टर कंप्लीट कर दिया है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। छोटा मोटा टॉपिक छूटा होगा वो कहाँ से कवर होगा, न्यूमेरिकल से, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम करते हैं ना तो हमारे पास नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल में इजाद होते हैं और हमें लगाना पड़ता है और वही बताए जाते हैं। हर चीज नहीं बताई जाएगी ना, अगर हर चीज ऐसी बता दी जाएगी तो न्यूमेरिकल तो सारे सॉल्व कर लोगे तुम, सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए क्या होगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब तुम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो तुम्हें लगेगा कि वेक्टर आते हुए भी हम पे कुछ नहीं आता, तो उस टाइम मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ क्या करना है। और वो कैसे बताऊंगा, अगली वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। इसका पार्ट 3 भी लाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा रह गया था अभी जो हमने कवर किया। अब पार्ट 3 में न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, उसमें कम से कम 10 से लेके 20, 15 से लेके 20 न्यूमेरिकल कवर कराए जाएंगे। यहाँ न्यूमेरिकल आते रहेंगे, मैं यार सॉल्व कराता चलूंगा, इससे लिखने की मेरी एफिशिएंसी बच जाएगी। बाद में मैं लिखता हूँ न्यूमेरिकल, लिख के बहुत टाइम लगेगा मुझे, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।